वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लेसन 13 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 12 लेसन हो चुके हैं, वर्कबुक कंप्लीट हो गई है, राइटिंग सेक्शन ग्रामर का कंप्लीट हो गया है, तो वो भी आप देखें जाके और उसे कंप्लीट करें। तो ये आज का 13 लेसन जो है इसका आप नाम देखें फॉरेस्ट एंड रिवर। फॉरेस्ट एंड रिवर इसी सा नाम है, जंगल और नदी। ये शीर्षक ऐसा क्यों है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप अपने सामने अपनी बुक सामने रखें और पेंसिल साथ में रखें। कहीं कोई कठिन वर्ड मिले तो उसका आप मीनिंग लिखते जाए, ताकि जब आप खुद भी इसका रिवीजन करें तो आपको आसानी से पोयम में क्या बताया और समझाया जा रहा है वो आपको पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो ब्लू कलर के ऊपर इस बॉक्स में कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन रहते हैं तो वो हर बार हम समझते हैं कि द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर मेक्स द पासर बाय अ मैन डाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें आप देखें डायलॉग मतलब क्या, वार्तालाप की बात हो रही है कि यहाँ पे जंगल और नदी के बीच में जो वार्तालाप है वो एक पासर बाय यानी कि जो राहगीर है, एक आदमी है, कोई भी इंसान होगा तो उसको एक मैन कहा है कि जो भी इंसान है, जो भी राहगीर है, पासर बाय है, वो डाउट करता है, संदेह करता है अस्तित्व के स्वभाव के ऊपर, कि जो हमारे होने का अस्तित्व है तो उसका स्वभाव कैसा है। ये जो ऐसी शंका क्यों होती है, क्योंकि वो जंगल और नदी की जो वार्तालाप है उसको सुनने के बाद ऐसे उसमें विचारधारा उत्पन्न होती है कि आखिर ये अस्तित्व का स्वभाव कैसा है, हमारे होने का जो स्वभाव है ये कैसा है। तो व्हाट आर दोज डाउट्स, है ना। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये डाउट्स क्या हैं ये हम समझेंगे इस पोयम में। तो देखते हैं। पहले तो आप अपनी बुक में ये इस तरह का एक पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें आपको एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी है, जानवर हैं, तो एक पूरा प्राकृतिक दृश्य है। अब इसमें ये एक काल्पनिक बात है कि नदी और जंगल जो है एक दूसरे से बातें करते हैं, तो क्या बातें करते हैं और वहां से गुजरने वाले के बीच में इनकी बातें सुनकर क्या शंका उत्पन्न होती है, क्या डाउट्स होते हैं, तो वो हम समझते हैं। इंटरेस्टिंग पोएम है। तो देखते हैं क्या कहा गया है इसमें कि आई विश आई वर लाइक यू सेड द फॉरेस्ट टू द रोरिंग रिवर। के जो जंगल है वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि काश में तुम होता। जो जंगल है वो क्या कह रहा है, किसको कह रहा है? गरजती हुई नदी को। रोरिंग रिवर यानी गरजती हुई नदी जो बेखौफ दहाड़ती हुई आगे बढ़ रही है। क्या कि काश में तुम होता, ऐसी मेरी इच्छा है, जंगल कह रहा है नदी से। ऑलवेज ट्रेवलिंग ऑलवेज साइट सीइंग, कि तुम हमेशा यात्रा करती रहती हो और हमेशा दृश्य देखती रहती हो। नदी क्या है, बहती रहती है तो वो यात्रा करती रहती है और यात्रा करते हुए उसको नए नए नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो वो दृश्य देखती रहती है, साइट सीइंग। तो ये ऐसा जंगल कह रहा है। अब अगले स्टेंजा में देखें कि रशिंग टुवर्ड्स द प्योर डोमेन ऑफ द सी द किंगडम ऑफ वाटर। कि रशिंग मतलब क्या, कि तेजी से जाने को रश करना कहते हैं, हरी अप करने को कहते हैं ना, रश करना यानी कि फास्ट जाना, तेजी से जाना। कि तुम जो हो तेजी से बढ़ रही हो उस शुद्ध साम्राज्य की ओर, जो कि किसका है? समुद्र का। समुद्र के शुद्ध साम्राज्य की ओर बढ़ रही हो। इसमें डोमेन मतलब क्या, किंगडम को कहते हैं। नीचे आप बुक में मीनिंग भी देख सकते हैं इसका। किंगडम यानी साम्राज्य, समुद्र के साम्राज्य की ओर तुम तेजी से बढ़ रही हो, और जो कि किसका साम्राज्य है? पानी का। अब पानी, वाटर, जो एक नीचे वर्ड लिखा है वाटर, इसको परिभाषित किया है। अगले पेज पे हम देखते हैं कि क्या कहा है इसके बारे में जंगल ने नदी को, कि पानी क्या है? द पैशनेट विगोरस स्पिरिट ऑफ लाइफ। पैशनेट मतलब कि जो एक जोशीले को कहते हैं, और विगोरस यानी प्रभावशाली। कि जल जो है, पानी जो है, हम जानते हैं कि फेमस चीज टैंकरों पे लिखी रहती है पानी के, कि जल ही जीवन है। तो जल जो है, पानी जो है, क्या कहा है कि यह एक जीवन की जोशीली और प्रभावशाली आत्मा है। हमारे भीतर एक आत्मा का काम करती है। जो वाटर है, जो जल है, वो पानी का काम करता है। तो क्या कहा है जंगल ने कि समुद्र क्या है, जो जिसके अंदर जो पानी है वो एक प्रभावशाली और एक जोशीली आत्मा है जीवन की। द लिक्विड टॉर्कोइस ऑफ लाइट विथ इटर्नल फ्लो, है ना। जो समुद्र के बारे में कहा जा रहा है जिसके अंदर वो जल है, पानी है, तो वो पानी क्या है? द लिक्विड टॉर्कोइस का है। टॉर्कोइस कहते हैं एक नीलमणि को,
है ना, जो हरे नील एक मणि होती है, जो एक रत्न होता है, पत्थर स्टोन भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में, तो वो टर्कोइज कहते हैं उसे, जो एक नील मणि होती है उसे। और ये एक जो पानी जो है वो रोशनी के उपलब्धता में नीला दिखता है, तो इसलिए उसको क्या कह के संबोधित किया है, नीलमणि कह के संबोधित किया है। और वो भी कैसे नीलमणि, जो कि तरल है ना। क्या कहा है उसको कि जल जो क्या है वो एक तरल हरे नीलमणि है रोशनी की, वो जो कि अनंत से प्रवाह के साथ है। इटर्नल मतलब अनंत। तो ये इस तरह से जंगल ने नदी के बारे में नदी को कहा है। तो ये समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ डाउट लगे तो आप वापस से बैक करके सुन लें। फिर अब देखें आगे, एक बहुत ही फेमस सा स्टेंजा, इसका एक्सट्रैक्ट कई बार पूछा गया। 2020 की जो मेन एग्जाम हुई है उसमें भी पूछा गया था मार्च में। बट वॉट एम आई ओनली अ कैप्टिव चेंड टू द अर्थ। तो जंगल जो कह रहा है स्वयं से अपने बारे में कह रहा है कि लेकिन मैं क्या हूँ। उसने नदी की तो ढेर सारी जो सकारात्मक बातें हैं वो बता दी, तो वो कह रहा है कि लेकिन मैं क्या हूँ, सिर्फ एक कैप्टिव हूँ, मतलब एक कैदी हूँ जो कि पृथ्वी से बंधा हुआ है। चेंड टू द अर्थ यानी कि वो कहीं आ जा तो सकता नहीं है नदी की तरह, नदी तो बहती रहती है। फिर आगे देखें कि इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, इन साइलेंस आई विदर एंड डाई। इसमें विदर मतलब क्या, सूखने को कहते हैं। और बाकी तो इजी है। क्या कहता है वो अपने बारे में कि शांति में, साइलेंस में मतलब शांति में मैं बूढ़ा हो जाता हूँ और शांति में ही मैं सूख के मर जाता हूँ। मतलब बूढ़ा होने का मतलब क्या कि जंगल सूख जाता है, मतलब सफेदी है उसमें तो पीलापन आ जाता है, और सूख के वो मर जाता है यानी पतझड़ के मौसम में। और आगे देखे क्या कहता है कि एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट अ हैंडफुल ऑफ एशेस। इसमें एक एशेस वर्ड है। एश किसको कहते हैं, राख को। जो राख होती है जलने के बाद में जो राख बचती है उसको एशेस कहते हैं। और हैंडफुल मतलब एक हाथ भर के उसको कहते हैं हैंडफुल। तो क्या कहा है कि और कुछ ही समय में मेरा कुछ भी नहीं बचता है। जब वो जंगल जो है सूख के बूढ़ा होके मर जाता है तो कुछ ही समय में उसका कुछ भी नहीं बचता है सिवाय मुट्ठी भर राख के, क्योंकि वहां पे सिर्फ धूल ही रह जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जंगल की बातें हो गई खत्म। उसने पहले क्या नदी के बारे में उसकी विशेषताएं गिनाई और सब कुछ उसके बारे में अच्छी अच्छी तारीफ कही कि काश में तुम होता क्योंकि तुम्हारे अंदर ये सारी विशेषता है। फिर इस स्टेंजा में जो अपनों पढ़ा इसमें वो कहता है स्वयं के बारे में कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक कैदी हूँ और पृथ्वी से बंधा रहता हूँ। शांति में ही मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, शांति में ही सूख के मर जाता हूँ और कुछ ही समय में मेरा कुछ भी नहीं बचता है सिवाय मुट्ठी भर राख के। तो इस तरह से जंगल ने अपनी बातें खत्म की। अब अगला जो स्टेंजा है यहाँ पे से अब नदी बोलती है। अब नदी अपनी बात रखती है। क्या कहती है कि ओ फॉरेस्ट हाफ अस्लीप हाफ अवेक क्राइड द रिवर आई विश आई वर यू। अब वो जो नदी है वो क्या कह रही है कि ओ जंगल तुम आधे सोए हुए और आधे जगे हुए, ऐसा नदी पुकारती है। और क्या कहती है कि आई विश आई वर यू, कि मेरी इच्छा है कि काश में तुम होती, ऐसा अब नदी कह रही है। दोनों एक दूसरे की महत्वाकांक्षा रखते हैं कि काश में तुम होती, और वो कहता है काश में तुम होता, इस तरह से। तो यहाँ पे अब आगे देखें, यहाँ पे जो एक वर्ड है हाफ अस्लीप हाफ अवेक, कि आधे सोए हुए आधे जगे हुए, मतलब क्या कि जंगल वैसे दिन के समय तो ज़्यादा सुंदर और शांत दिखता है लेकिन रात के समय और भी ज़्यादा खुकार और खतरनाक हो जाता है। तो वो उस तरह से कुछ समझाया गया है कि आधे सोए हुए और आधे जगे हुए। फिर आगे देखें कि इंजॉइंग अ सेक्लूजन ऑफ लिविंग एमराल्ड एंड इल्यूमिनेटेड बाय मूनलाइट नाइट्स। इसमें एक वर्ड है एमराल्ड। अब जिस तरह से पानी को, जब वो समुद्र के पानी को नीलमणि कह के संबोधित किया था जंगल ने नदी के पानी को, समुद्र के पानी को, तो वैसे ही अब जो जंगल है, सॉरी जो नदी है, वो जंगल के बारे में एमराल्ड कह के उसको संबोधित कर रही है। और एमराल्ड कहते हैं हरे पन्ने को, जो हरा रत्न होता है, मतलब उसका नाम है हरे रत्न के को पन्ना कहते हैं। तो ये एमराल्ड कहते हैं हरे रत्न को, जो एक नगीने जैसा होता है। तो उसका क्या कह रही है अब नदी कि एंजॉइंग अ सेक्लूजन ऑफ लिविंग एमराल्ड, कि तुम आनंद लेते हो उस जीते जागते शांति का जो कि हरे रत्न जैसा है ना। जो हरे रत्न मतलब वो जंगल को हरा रत्न कहा है, और जो कि
प्रकाशित होता है, उस जो कि तुम प्रकाशित होते हो उस चांदनी रात में, मूनलाइट नाइट्स यानी चांदनी रात में, क्योंकि तुम और ज़्यादा सुंदर लगते हो। जंगल वैसे दिखने में कैसा लगता है, वो तो रात को सुंदर तो लगता है लेकिन खतरनाक भी होता है, शिकारी निकलते हैं शिकार पे। तो यहाँ पे फिलहाल उसकी खूबसूरती की बात हो रही है नदी के द्वारा कि तुम ज़्यादा प्रकाशित होते हो चांदनी रात में और भी अच्छे लगते हो। बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, और क्या कहती है कि तुम एक मिरर के जैसे प्रतिबिंबित करते हो स्प्रिंग यानी वसंत की खूबसूरती को, क्योंकि जब वसंत आता है तो वसंत तो पेड़ पौधों से ही ज़्यादा उसकी और खूबसूरती मिलती है। तो यहाँ पे उसको क्या कहा है कि तुम प्रतिबिंबित करते हो एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह वसंत की खूबसूरतियों को, ब्यूटीज को। और आगे देखे नदी क्या कह रही है कि यूर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी डेस्टिनी कैसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है कि तुम्हें हर वर्ष एक नया जीवन मिलता है। नया जीवन मतलब कि जैसे वसंत का मौसम आता है तो वापस से जंगल का हैप्पी बर्थडे हो जाता है, मतलब वो फिर से पत्तियां वगैरह फूल वगैरह आने लगते हैं। फिर आगे देखें कि माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग 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 इन बेविल्डरमेंट। इसमें एक वर्ड है बेविल्डरमेंट, यानी कहते हैं घबराहट को, है ना, घबराहट को। तो इसमें क्या कह रही है नदी कि मेरा जीवन कैसा है, तुम्हारा जीवन तो अच्छा है, हर साल नया जन्म होता है, लेकिन मेरा जीवन जो है हर वक्त स्वयं से ही भागता रहता है। और क्या कहती है वो कि भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, कैसे, घबराहट में, कि घबराहट में सिर्फ भागता ही रहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और इस तरह से भागने के अलावा। तो नदी अपने जीवन को इस तरह से कहती है। फिर आगे देखें कि एंड व्हाट इज माय गेन ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, और वो कहती है कि आखिर मुझे इससे क्या प्राप्त होता है, मुझे क्या लाभ मिलता है इस अर्थहीन यात्रा से, है ना। मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन, और जर्नी यानी यात्रा, कि इस अर्थहीन यात्रा से मुझे क्या मिलता है। और नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, वो कहती है कि अरे मुझे तो शांति का एक क्षण भी नहीं मिलता है, तो शांति और आराम का एक क्षण भी नहीं मिलता है, रेस्ट भी है कि शांति और आराम का एक पल भी नहीं मिलता है। आखिर मुझे इससे कुछ लाभ भी नहीं है इस अर्थहीन यात्रा से, जाके नदी में मिल जाती है और फिर यही चलता रहता है, नदी का बहाव तो कंटिन्यूअस है। तो ये इस तरह से नदी जो है अब जंगल के बारे में कहती है। पहले उसके बारे में क्या कहती है कि मेरी इच्छा है कि काश में तुम होती, फिर उसकी कुछ तारीफ करती है, फिर खुद के बारे में कहती है कि मेरा जीवन तो ऐसा है, कुछ मतलब नहीं मुझे अपने जीवन से, क्योंकि आराम और शांति का कोई पल ही नहीं मिल पाता है। तो नदी अपने बारे में ऐसा कहती है। अब आगे देखें कि अब जो है ये उस ट्रेवलर जो है जिसके बारे में क्वेश्चन था कि जो पासर बाय है, जो राहगीर है, उसके मन में इन दोनों की बातें सुन के एक डाउट उत्पन्न होता है। तो इन दोनों की बातें तो यहाँ हुई खत्म। अब ये जो स्टेंजा बचे हुए हैं इसमें राहगीर के बारे में, पासर बाय एक इंसान के बारे में जो मन में उसके प्रश्न उठता है इनकी बातें सुन के, उस बारे में बताया गया है। नो वन केयर एवर नो वॉट द अदर फील्स, कि कोई भी ये नहीं जान सकता है कि दूसरा क्या महसूस करता है। मतलब जैसे जंगल कह रहा है कि मैं नदी होता और नदी कह रही है कि मैं जंगल होता, तो वो बोलने में तो बोल दिया, लेकिन एक दूसरे के जीवन में जो क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो कोई कभी समझ नहीं सकता है। हु डज केयर टू आस्क, कि किसको ये पूछने की चिंता है क्या, अबाउट अ पासर बाय, पासर बाय जो एक राहगीर है उसके बारे में किसी को क्या चिंता कुछ भी पूछने की। इफ ए रियली एग्जिस्टेड और वॉज ओनली अ शेडो, कि क्या वहाँ पे कोई गुजरने वाला कोई राहगीर वहाँ पे उसका अस्तित्व है भी, या फिर सिवाय सिर्फ वहाँ पे उसकी कोई एक परछाई मात्र है। तो मतलब कहने का क्या कि दोनों की बातें तो चल रही है इस तरह से, एक दूसरे का जीवन वो चाहते हैं जीना, लेकिन अगर एक राहगीर वहाँ पे कोई है भी या नहीं, किसको परवाह वहाँ पे कुछ पूछने की कि कोई वहाँ पे उसका किसी राहगीर का अस्तित्व भी है या फिर सिवाय वहाँ पे कोई परछाई मात्र है। अब देखें आगे क्या कहा है कि नाउ अ पासर बाय एमलेसली वॉकिंग इन द शेड कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, क्या कहा कि अगर मान ले कि अब एक जो राहगीर है, अब जो पासर बाय है, वो बिना बेवजह, एमलेसली मतलब बेवजह, बेवजह यदि चलता है उस शेड में यानी कि उस जंगल की छाया में,
तो वो स्वयं से ये पूछता हुआ प्रतीत होता है। क्या पूछता है वो स्वयं से? इन दोनों जंगल और नदी की बातें सुन के वो क्या पूछता है स्वयं से कि हु एम आई, अ रिवर, अ फॉरेस्ट और बोथ? वो क्या पूछ रहा है स्वयं से कि मैं कौन हूँ, एक जंगल हूँ, एक नदी हूँ, या दोनों हूँ? और वो यही सोचते हुए पोएम खत्म हो जाती है कि रिवर और एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट। वैसे कंफ्यूजन में कि आखिर मैं क्या हूँ, क्योंकि जो जीवन है एक इंसान का वो किस किस तरह से उसकी तुलना की जाए कि वो एक जंगल की तरह एक जगह बंधे रहता है या फिर वो लगातार चलते रहता है। तो इंसान का जीवन तो कुछ इस तरह से होता है कि वो नदी की तरह उसको बहना भी ज़रूरी है, और ताकि वो लगातार नदी की तरह बहता रहे तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं जंगल की तरह आराम करना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ किसी एक की तरह नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों की बातें सुन के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है उस राहगीर के, जो बताया गया है पोयम में। तो अब हम फिर पोयम के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द पोयम में। लेकिन हम देखें कि इसके पोइट कौन है। इसके पोइट है जलालुद्दीन रूमी। स्पेलिंग अच्छे से याद रखें, जलालुद्दीन रूमी, ये नाम है इसके पोइट का। वैसे थोड़ा इजी भी है, इसको किस तरह से हम याद रख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि नाम कैसे याद रखे पोइट का, इस पोयम के जो कवि है। तो फॉरेस्ट और रिवर मतलब जंगल और नदी। अब हम देखें जलालुद्दीन में जे यानी क्या, हम मान ले जंगल, और रूमी मतलब आर से क्या, रिवर। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि जे से जंगल, आर से रिवर, फॉरेस्ट एंड रिवर। तो इसके कवि ये हैं, पर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो जाए, जलालुद्दीन में जो डी है वो डबल है। तो ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। अबाउट द पोएम में देखते हैं कि द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर। हेज कहते हैं उस बाड़ को जो दो व्यक्तियों के ज़मीनों के बीच में जो एक एरिया रहता है उसको कहते हैं। कि जो दूसरे के बाड़ की या दूसरे के क्षेत्र की जो घास है वही ज़्यादा हरी लगती है हमको, है ना। मतलब अगर दूसरे की थाली में ही अपनों को ज़्यादा परोसा हुआ लगता है, या फिर दूसरे का ही जो इलाका है वो अपनों को लगता है कि उसका जीवन या उसका क्षेत्र जो है अपनों से ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बैठे बैठे सोचे कि काश मैं अमिताभ बच्चन होता, तो क्या अमिताभ बच्चन को अपनी कोई समस्या नहीं है क्या? तो मतलब हमें लगता है कि काश मैं वो होता, काश मैं उसकी जगह होता। तो सभी के साथ ऐसा होता है कि हमें दूसरे के क्षेत्र की जो घास है वो ज़्यादा हरी लगती है, इस तरह से बताया है। द फॉरेस्ट envies the freedom of movement that the river enjoys and regrets its own destiny of remaining chained to one place। इसमें आप वर्ड देखें envies। envy कहते हैं ईर्ष्या करने को। ईर्ष्या किसको कहते हैं? मतलब कि दूसरे की किसी चीज़ को देख कर जो हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसको envy होना कहते हैं। तो जो जंगल है वो ईर्ष्या करता है नदी के उस आज़ादी से जो बहने की उसकी जो काबिलियत है, और जो नदी जिसका आनंद लेती है तो वो उस चीज़ से ईर्ष्या करता है और रिग्रेट करता है, यानी पछताता है कि स्वयं के भाग्य के ऊपर, स्वयं के डेस्टिनी के ऊपर, कि क्योंकि उसको एक ही जगह बंधे रहना पड़ता है। चेंड होना मतलब बंधे रहना होता है, तो इस वजह से वो ईर्ष्या भी करता है। द रिवर ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर जो नदी है वो क्या करती है? एनवेज द मेजेस्टिक सेक्लूजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज, कि वो भी ईर्ष्या करती है उस शानदार से शांति का जिसका आनंद जंगल लेता है। तो इट कंसिडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस, और नदी जो है वो अपनी यात्रा को अर्थहीन मानती है। इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट, और जो नदी है वो लॉन्ग्स यहाँ पे लंबे होने की बात नहीं हो रही, लॉन्ग्स कहते हैं इच्छुक होना या ललायित होना, कि जो नदी है वो ललायित है, वो भी इच्छुक है उस शांति और आराम को प्राप्त करने की जो जंगल को गिफ्ट में मिला हुआ है, यानी कि वो तो सौभाग्य है उसका मिला है उसे। Thus the forest and the river see themselves in the image of each other। अतः जो जंगल और नदी है वह स्वयं को एक दूसरे की छवि में देखने की कोशिश करते हैं कि काश में वो होता और काश में वो होती, इस तरह से सोचते हैं। तो व्हाट शुड अ मैन डिजायर टू बी, अ फॉरेस्ट और अ रिवर? तो आखिरी में एक प्रश्न रह जाता है वहाँ पे राहगीर के लिए जो उनकी बातें सुनता है, कि एक इंसान क्या होना पसंद करेगा, उसकी क्या इच्छा होगी, कि क्या वो जंगल बनना पसंद करेगा या नदी।
तो इस तरह से ये पोयम के बारे में बताया गया है, वही बातें वापस रिपीट की है लेकिन थोड़े सेंटेंस में, वहाँ पे पोयम में था। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो अपनों को अपनी कॉपी में कंप्लीट भी करने होंगे। तो ये है क्वेश्चन आंसर जो कि लिखने हैं अपनों को। फर्स्ट जिस पे राइट लगा है वो लिखना है, बाकी ज़्यादा तो है नहीं, इसमें मात्र 6 क्वेश्चन आंसर है। तो पहला वाला लिखना है। इसके बाद हम देखें दूसरा वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, ये भी लिखना है। थर्ड वाला भी लिखना है, फोर्थ वाला भी लिखना है। इसका आप हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट के अलावा कोई दूसरा देख रहा है तो वो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। लिख लें, कंप्लीट कर लें। और फिफ्थ वाला ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी लिखना है। इसके बाद जो सिक्स्थ बचा हुआ है डायलॉग के बारे में कि क्या बातें करती है, तो ये सब नहीं लिखना है, सिक्स्थ वाला नहीं लिखना, ऊपर के 5 लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब नहीं आएंगे लेकिन कॉपी ज़रूर कंप्लीट कर लें। अब हम देखते हैं कि इसके एक्सट्रैक्ट जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं अपने एग्जाम में भी। वैसे तो हमने देखा है कि ये बट व्हाट एम आई, ये वाला जो स्टेंजा है ये पूछ लिया गया है 2020 में। फिर भी रिपीट काफ़ी बार होते हैं ऐसे क्वेश्चन और पैसेजेस या पोएम्स के एक्सट्रैक्ट भी। तो हम देखें इसके क्वेश्चन को, ए वाला कॉपी में ये भी कंप्लीट करना है। ए वाला क्वेश्चन है कि हु इज आई इन दिस लाइन, की इन लाइनों में आई कौन है। जो अपनों ने पढ़ा ना बट व्हाट एम आई, तो ये आई कौन है, अपनों ने पोएम अच्छे समझे। ये कौन कह रहा है, ये जंगल कह रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फॉरेस्ट सही जवाब है। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं कैदी हूँ जो कि एक जगह बंधा रहता है पृथ्वी से। बी वाला क्वेश्चन है फ्रॉम द अबोव लाइन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्री, ऊपर लाइनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि विलोम है फ्री का। तो फ्री मतलब यहाँ पे तो मुफ्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो आज़ाद होने की बात हो रही है। तो इसलिए कैप्टिव वर्ड जो है वो सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन। सी वाला क्वेश्चन है द अपोजिट वर्ड ऑफ कैप्टिव इज, अब पूछ लिया है अपोजिट क्या होगा कैप्टिव का, तो फ्री होगा, थर्ड ऑप्शन है। डी वाला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द पोइट, पोइट का नाम क्या है, कवि का नाम पूछा है। तो जलालुद्दीन रूमी, 13th पोएम का 13 लेसन जो है उसके पोएम का नाम, पोइट कौन है, जलालुद्दीन रूमी। और ई वाला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द पोएम, तो पोएम कौन सी है, फॉरेस्ट एंड रिवर। ध्यान रहे ऐसा नहीं करते कि रिवर एंड फॉरेस्ट, लेकिन सही लिखे फॉरेस्ट एंड रिवर। तो ये हुआ अपना एक एक्सट्रैक्ट। अब हम देखें अगला दूसरा एक्सट्रैक्ट जिसमें योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, ये नदी के द्वारा कहे गए शब्दों में से है। इसका ए वाला क्वेश्चन देखें कि फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू फैट फ्रॉम अबो लाइन्स। फैट कहते हैं भाग्य को, किस्मत को, नसीब को। तो इसका कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो सेम अर्थ रखता है और इन लाइनों में भी आया है। तो हमने पढ़ा है डेस्टिनी कहते हैं भाग्य को, किस्मत को। तो ए वाला मतलब इसमें जो उत्तर दिया है ए वाले का डेस्टिनी, ऊपर फर्स्ट लाइन में दिख रहा है इस पोएम के एक्सट्रैक्ट में। फिर हम देखें बी वाला क्वेश्चन हु गेट्स अ न्यू लाइफ एवरी ईयर। तो वैसे तो इसका क्वेश्चन आंसर टाइप का है और ये पोएम में जो अभी अपनों ने क्वेश्चन आंसर 5 कंप्लीट किए उसके अंदर से ही है ये। तो आप वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वही यहाँ पे लिख ले। जो क्वेश्चन आंसर पोएम में पूछे गए हैं वैसे तो अगर वो डायरेक्ट पूछे जाते 2-2 नंबर में आते हैं, लेकिन अगर किसी पोएम के एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं तो फिर वो 1-1 मार्क्स के ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे 1 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आंसर तो वही आपको जो ऊपर अपना ने याद किया होगा या लिख लिया होगा वही लिखना है। फिर सी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द रिवर कंसिडर, व्हाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस, कि क्यों वो अपने नदी जो है वो अपने यात्रा को अर्थहीन कहती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर में जवाब है वो मैंने गलती से कह दिया, बी वाले का क्वेश्चन आंसर में वैसे नहीं मिलेगा, उसका आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं क्या है, हु गेट्स अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, किसको हर वर्ष नया जीवन मिलता है। तो सिर्फ एक शब्द में पूछा है ये तो फॉरेस्ट है ना, कि फॉरेस्ट गेट्स अ न्यू लाइफ एवरी ईयर। इसमें थोड़ा गलत जवाब है कि हमारे किस्मत को हर वर्ष नया जीवन मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं, अपनों ने पोएम अच्छे से समझी है। देखिए बुक में कई बार कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आप अपने पढ़े हुए पे विश्वास करें, जो बुक में समझाया गया है उस पर विश्वास करें और उसी को ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, बी वाले में फॉरेस्ट गेट्स अ न्यू लाइफ एवरी ईयर। ठीक है ना, अवर डेस्टिनी नहीं लिखना है यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना। तो ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। हो गया ये लेसन भी अपना कंप्लीट। तो कहीं भी कुछ डाउट है तो आप इसमें एक बार वापस इसको वीडियो को अच्छे से देख ले, समझ ले, रिवीजन हो जाएगा। तो आपको याद करने में क्या है कि आसानी रहेगी, हाथों हाथ आप रिवीजन कर ले। वरना अगर आप 1 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो वो रिवीजन नहीं कहलाएगा, वो तो वापस से पुनः आपको समझना पड़ेगा।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।